नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों आप तो यही जानते होंगे कि विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, पर यह तथ्य गलत है। विटामिन डी के दो मुख्य प्रकार है, विटामिन D2 और विटामिन D3, जो आप सैल्मन, टूना, मैक्रेल और लीवर, अंडे की जर्दी जैसे कुछ खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य के संपर्क में आने पर आपकी त्वचा स्वयं विटामिन डी का निर्माण कर सकती है। हम में से प्रत्येक के पास विटामिन डी रिसेप्टर कोशिकाएं होती है, जो त्वचा में कोलेस्ट्रॉल के रूपांतरण से शुरू होने वाली प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से विटामिन D3 का उत्पादन करती है। जब वे पराबैंगनी बी के संपर्क में आती है, आप जितना अधिक विटामिन डी लेंगे उतना अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाल ही में एक ऐसे शिशु का इलाज किया गया जिसके रक्त में विटामिन डी का स्तर सैकड़ों में था, जबकि यह 20 से 50 नैनोग्राम मिलीलीटर के बीच होना चाहिए था। उच्च रक्त कैल्शियम विकसित करने वाले बच्चे को कैल्शियम के स्तर को सामान्य स्तर तक लाने के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और कई प्रकार की दवाओं के साथ इलाज किया गया। दूसरा, दोस्तों क्या आपको लगता है तीसरा विश्व युद्ध होगा? अगर नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि स्विट्जरलैंड को तो लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, और क्योंकि इस देश ने तीसरे विश्व युद्ध से निपटने के लिए भूमिगत बैंकरों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। बेशक स्विट्जरलैंड 150 से अधिक वर्षों से सैन्य संघर्ष में नहीं लगा है, लेकिन देश की सतह के नीचे छुपा सैन्य बंकरों और फॉलआउट आश्रयों का एक विशाल नेटवर्क है, जो 6 लोगों को युद्ध और परमाणु विनाश की संभावित शुरुआत से बचने के लिए मौजूद है। एक सामान्य अनुमान यह है कि किसी भी आने वाली सेना को विफल करने के लिए स्विट्जरलैंड के आसपास लगभग 20,000 बंकर है। इसे करीब 3,10,000 निजी और सार्वजनिक फॉलआउट आश्रयों में जोड़े, और आपके पास एक ऐसा देश है जो संभावित रूप से अपने सभी 8 मिलियन नागरिकों को परमाणु युद्ध से बचा सकता है, जिससे स्विट्जरलैंड इस विनाशकारी परिदृश्य के लिए दुनिया में सबसे अधिक तैयार राष्ट्र बन जाएगा। तीसरा, दोस्तों क्या आप जानते हैं टेक्सास तूफान के दौरान रात के आकाश में एक आश्चर्यजनक जेलीफिश स्प्राइट देखा गया। थंडरस्टॉर्म बिजली के प्रभावशाली प्रदर्शन का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन सबसे शानदार और रहस्य में से एक है लाल स्प्राइट है। यह फोटो 2 जुलाई 2020 को सेंट्रल टाइम के लगभग 1:30 बजे कैप्चर की गई थी। यह दक्षिण पूर्व में करीब 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर तेज आंधी आई थी, और यह स्प्राइट उस आंधी के ऊपर थी। यह विशाल प्रदर्शन 50 किलोमीटर से अधिक लंबा और 50 किलोमीटर से अधिक चौड़ा है। उस दिन 3 प्रकार के स्प्राइट देखे गए हैं। जेलीफिश के अलावा कॉलम स्प्राइट है, जो प्रकाश के पतले सिलेंडरों के रूप में दिखाई देते हैं। कैरोट स्प्राइट, जो स्तंभ स्प्राइट है, जिनके नीचे लंबे टेंड्रिल है। चौथा, दोस्तों क्या आप ट्रैवलर पाम के बारे में जानते हैं? सुंदर और पौराणिक ट्रैवलर पाम एक पाम नहीं है, बल्कि केले और बर्ड ऑफ पैराडाइज से संबंधित शानदार पाम है। यह पौधे विशाल हो जाते हैं, जिसमें मोर की पूंछ की तरह एक सपाट पंखे के आकार के पैटर्न में लंबे तनों से बड़े पत्ते उगते हैं। पत्ती के आधार एक जटिल अतिव्यापी पैटर्न बनाते हैं। पत्ते बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं, जो पौधों के तने, आधार और यहाँ तक कि इसके फूलों में बह जाता है। फ्लोरिडा में जितना दूर आप दक्षिण में जाते हैं, वे उतने ही ऊंचे हो सकते हैं। उत्तरी क्षेत्रों में वे लगभग 30 फीट ऊंचे हो जाएंगे। मियामी में करीब 50 फीट या अधिक तक पहुंच सकते हैं। है ना बहुत सुंदर सा प्लांट। पांचवा, दोस्तों क्या आपने सबरीना गोंजालेस पास्टर्स्की के बारे में सुना है? इस कम उम्र की लड़की को अल्बर्ट आइंस्टाइन से तुलना की जा रही है। स्टेम अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। स्टेम में सबरीना की दिलचस्पी उनके जीवन के शुरुआती दिनों में शुरू हुई थी। 9 साल की आयु में सटीक होने के लिए एक हवाई जहाज में अपनी पहली उड़ान के दौरान यह रुचि जल्द ही एक व्यवहारिक शौक में बदल गई। जब उसने 10 साल की आयु में एक हवाई जहाज का इंजन और 2 साल के बाद
एक पूर्ण हवाई जहाज का निर्माण किया जिसे उसने 14 साल की आयु में एकल परीक्षण उड़ान के लिए लिया। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।